Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड एआई ट्रेनिंग के कोर कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। हम जानेंगे अगर आप NVIDIA AIN सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सीखिए हिंदी में फुल ट्रेनिंग और फुल एग्जाम। कि आखिर मॉडल्स को मल्टीपल जीपीयू पर स्केल करने की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से शुरुआत करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एआई ट्रेनिंग आखिर है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों है। इमेजिन कीजिए कि आपको एक बहुत ही विशाल और जटिल किताब एक ही दिन में पढ़कर समझनी है। अगर आप अकेले यह काम करेंगे तो शायद आपको कई महीने लग जाएं, लेकिन क्या हो अगर आप अपने 1000 को बुला लें और हर इंसान को किताब का एक एक पन्ना पढ़ने को दे दें। काम बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एआई ट्रेनिंग काम करती है। आज के एआई मॉडल्स इतने बड़े हो चुके हैं कि एक अकेला प्रोसेसर या एक सिंगल जीपीयू उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए हम एक बहुत बड़े वर्कलोड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उन्हें एक साथ कई सारे जीपीयू पर प्रोसेस करने के लिए भेज देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब हम डेटा सेंटर के अंदर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक मास्टर नोड होता है जो हजारों वर्कर नोड्स को इंस्ट्रक्शंस भेजता है। यह मास्टर नोड सुनिश्चित करता है कि हर एक जीपीयू अपना काम सही समय पर करे और कोई भी रिसोर्स खाली ना बैठे। इस तकनीक के बिना आज के मॉडर्न एआई सिस्टम्स जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करना पूरी तरह से नामुमकिन होता। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग ने एआई के विकास की रफ्तार को एक नया आयाम दिया है, जिससे हम हफ्तों का काम कुछ ही घंटों में पूरा कर सकते हैं। अब इस शानदार डायग्राम पर ध्यान दीजिए जो हमारी स्क्रीन पर है। यह फ्लोचार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एआई ट्रेनिंग के बेसिक आर्किटेक्चर को बहुत ही सिंपल तरीके से विजुअलाइज कर रहा है। टॉप पर आप देख सकते हैं एक नोड है जिसे मैसिव एआई वर्कलोड कहा गया है। यह नोड हमारे उस विशाल डेटा सेट और कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क को दर्शाता है जिसे हमें प्रोसेस करना है। यहाँ से एरो नीचे की तरफ मास्टर। You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. नोड या आर्केस्ट्रेटर की ओर जाता है। यह मास्टर नोड हमारे पूरे सिस्टम का ब्रेन है। इसका काम है उस भारी वर्कलोड को छोटे छोटे और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मास्टर नोड से कई सारे एरोज अलग अलग वर्कर जीपीयू की तरफ जा रहे हैं। जीपीयू 1, जीपीयू 2, जीपीयू 3 और जीपीयू एन तक। ये वर्कर नोड्स पैरेलल में अपना अपना कंप्यूटेशन करते हैं। इसका मतलब है कि सभी जीपीयू एक ही समय पर एक साथ काम कर रहे हैं। जब हर एक जीपीयू अपना टास्क पूरा कर लेता है तो वो अपने कैलकुलेटेड रिजल्ट्स को नीचे की तरफ भेजते हैं, जहां सारे रिजल्ट्स कंबाइन होकर एक एग्रीगेटेड आउटपुट बनाते हैं। यह डायग्राम इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच से एक इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क को बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। यह पूरा फ्लो एक सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह काम करता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम एक ही सुपर पावरफुल जीपीयू बनाकर सारा काम उसी से क्यों नहीं करवा लेते। हम मॉडल्स को मल्टीपल जीपीयू पर स्केल क्यों करते हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें हार्डवेयर की फिजिकल लिमिटेशंस को फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर समझना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेमोरी बॉटलनेक। आज के सबसे एडवांस्ड जीपीयू में ज्यादा से ज्यादा 80 गीगाबाइट या 144 गीगाबाइट की हाई बैंडविड्थ मेमोरी होती है। लेकिन जब हम आज के कटिंग एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं जिनमें ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं, तो उन्हें स्टोर करने के लिए हमें टेराबाइट्स में मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और बात सिर्फ मॉडल के वेट्स की नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को अपने ऑप्टिमाइजर स्टेट्स, ग्रेडियंट्स और एक्टिवेशंस को भी स्टोर करना पड़ता है, जो मॉडल के ओरिजिनल साइज से 3 या 4 गुना ज्यादा जगह लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा एआई मॉडल एक सिंगल जीपीयू की फिजिकल मेमोरी में फिट ही नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है कंप्यूट बॉटलनेक। अगर हम किसी तरह एक ऐसा जीपीयू बना भी ले जिसमें अनलिमिटेड मेमोरी हो, तो भी उस सिंगल चिप पर इतने बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करने में कई साल लग जाएंगे। बिजनेस और रिसर्च की दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। आप एक मॉडल के ट्रेन होने के लिए 10 साल का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास अपने वर्कलोड को मल्टीपल जीपीयू पर डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। यही कारण है कि स्केलिंग कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुकी है।
अपनी स्क्रीन पर इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। यह चार्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि एआई मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान एक जीपीयू की कीमती मेमोरी आखिर खर्च कहाँ होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि मॉडल के पैरामीटर्स ही सबसे ज्यादा जगह लेते हैं, लेकिन यह चार्ट एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मॉडल वेट्स केवल 20% मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि 40% है, वो ऑप्टिमाइजर स्टेट्स ले रहे हैं, जैसे कि एडम ऑप्टिमाइजर का मोमेंटम और वेरिएंस। इसके बाद 20% हिस्सा ग्रेडियंट्स का है, जो ट्रेनिंग के दौरान कैलकुलेट होते हैं, और बचा हुआ 20% हिस्सा एक्टिवेशंस और इंटरमीडिएट वर्कस्पेस के लिए रिजर्व होता है। जब आप इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रिलियन पैरामीटर स्केल पर कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट किसी भी सिंगल जीपीयू की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा हो जाती है। यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आउट ऑफ मेमोरी एरर्स से बचने के लिए मॉडल को स्प्लिट करना कितना क्रिटिकल है। इसी मेमोरी फुटअप रिंट को मैनेज करने के लिए हम आगे चलकर अलग अलग पैरेललिज्म टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इस प्रोसेस के मैकेनिज्म के अंदर चलते हैं। आखिर हम इन विशाल मॉडल्स को मल्टीपल जीपीयू पर डिस्ट्रीब्यूट करते कैसे हैं? इसके लिए हम पैरेललिज्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के पैरेललिज्म होते हैं। पहला है डेटा पैरेललिज्म। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक ही रेसिपी है और कई सारे शेफ हैं। हर शेफ को रेसिपी पूरी पता है, लेकिन वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पर काम कर रहे हैं। डेटा पैरेललिज्म में हर जीपीयू के पास मॉडल की एक पूरी कॉपी होती है, लेकिन जो हमारा मैसिव ट्रेनिंग डेटा है, उसे हम छोटे छोटे बैचेज में डिवाइड करके अलग अलग जीपीयू को प्रोसेस करने के लिए दे देते हैं। दूसरा तरीका है मॉडल पैरेललिज्म, जिसे टेंसर पैरेललिज्म भी कहते हैं। जब मॉडल इतना बड़ा हो कि उसकी एक कॉपी भी सिंगल जीपीयू में फिट ना हो सके, तब हम मॉडल के न्यूरल नेटवर्क को ही हॉरिजॉन्टली काट कर अलग अलग जीपीयू में बांट देते हैं। इसका मतलब है कि एक सिंगल लेयर की कैलकुलेशन कई जीपीयू मिलकर करते हैं। और तीसरा है पाइपलाइन पैरेललिज्म। यह बिल्कुल एक कार फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है। इसमें मॉडल की शुरुआत की लेयर्स पहले जीपीयू पर होती हैं, बीच की लेयर्स दूसरे जीपीयू पर और आखिरी लेयर्स तीसरे जीपीयू पर। डेटा एक जीपीयू से प्रोसेस होकर दूसरे में पास होता है। आज के सबसे एडवांस्ड एआई फ्रेमवर्क्स, जैसे कि एनवीडिया नीमो, इन तीनों टेक्निक्स को एक साथ मिला देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को 3D पैरेललिज्म कहा जाता है, जो हमें ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल्स को बहुत ही एफिशिएंटली और बिना किसी मेमोरी क्रैश के ट्रेन करने की आजादी देता है। इस फ्लोचार्ट में 3D पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाया गया है। टॉप पर हमारा मेन टॉपिक है 3D पैरेललिज्म, जो आज के लार्ज स्केल एआई सिस्टम्स की जान है। यहाँ से 3 ब्रांचेज निकल रही हैं, जो हमारे 3 कोर पैरेललिज्म को दर्शाती हैं। लेफ्ट में डेटा पैरेललिज्म है, जिसके नीचे लिखा है स्प्लिट्स डेटा बैचेज, यानी यह हमारे इनपुट डेटा को डिवाइड करता है। सेंटर में टेंसर या मॉडल पैरेललिज्म है, जो भारी भरकम मैथ ऑपरेशंस और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को अलग अलग जीपीयू में सपा लिट करता है। और राइट साइड में पाइपलाइन पैरेललिज्म है, जो मॉडल की डीप लेयर्स को सीक्वेंशियली स्प्लिट करता है। डायग्राम के बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये तीनों टेक्निक्स वापस एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, जिसका नाम है मैक्सिमाइज्ड जीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि जब हम इन तीनों स्ट्रेटेजीज को एक साथ अप्लाई करते हैं, तो हमारे सिस्टम का कोई भी जीपीयू आइडल नहीं बैठता। हर एक रिसोर्स का 100% इस्तेमाल होता है, जिससे ट्रेनिंग का समय ड्रास्टिकली कम हो जाता है। यह डायग्राम इस बात का बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हार्डवेयर की लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। चलिए अब कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं। हमने अपने वर्कलोड को अलग अलग जीपीयू पर बांट तो दिया, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। जब ये सारे जीपीयू एक साथ काम करते हैं, तो इन्हें अपनी कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स और ग्रेडियंट्स एक दूसरे के साथ लगातार शेयर करने पड़ते हैं। अगर इनके बीच बात करने का रास्ता यानी नेटवर्क स्लो होगा, तो हमारे महंगे और पावरफुल जीपीयू सिर्फ डेटा के आने का इंतजार करते रहेंगे। इस समस्या को हम इंटरकनेक्ट बॉटलनेक कहते हैं। पुराने सर्वर्स में जीपीयू पीसीआई बस के थ्रू बात करते थे, जो बहुत ही स्लो होती है। इस रुकावट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एनवीडिया ने एनवीलिंक और एनवी स्विच टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। एनवीलिंक कोई साधारण केबल नहीं है, यह एक हाई स्पीड इंटरकनेक्ट है जो 2 जीपीयू के बीच डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है। 5th जनरेशन एनवीलिंक आपको 1.8 टेराबाइट पर सेकंड की बायडायरेक्शनल बैंडविड्थ देता है, जो पीसीआई के मुकाबले 14 गुना ज्यादा फास्ट है। और एनवी स्विच इस टेक्नोलॉजी को एक कदम और आगे ले जाता है। यह सर्वर के अंदर के सभी जीपीयू
को एक नॉन ब्लॉकिंग ऑल टू ऑल फैब्रिक से जोड़ देता है। इसका मतलब है कि सर्वर का हर एक जीपीयू किसी भी दूसरे जीपीयू से फुल स्पीड पर डेटा एक्सचेंज कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में सर्वर के सीपीयू को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस अमेजिंग नेटवर्किंग के कारण सर्वर के अंदर लगे हुए सारे जीपीयू मिलकर एक सिंगल, विशाल और बेहद पावरफुल जीपीयू की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब इस सिस्टम के आर्किटेक्चर डायग्राम पर एक नजर डालते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में आपको 4 जीपीयू दिखाई दे रहे हैं, जीपीयू 1 से लेकर जीपीयू 4 तक। इन सभी जीपीयू से जो थिक एरोज निकल रहे हैं वे एनवीलिंग कनेक्शंस हैं। हर एक कनेक्शन पर साफ साफ लिखा है 1.8 टेराबाइट पर सेकंड। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप एक सेकंड में सैकड़ों हाई डेफिनेशन मूवीज ट्रांसफर कर सकते हैं। बीच में जो हरे रंग का बॉक्स है वो हमारा एनवी स्विच है। हरा रंग एनवीडिया की टेक्नोलॉजी को हाईलाइट कर रहा है। यह स्विच एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह है जो बिना किसी को रोके सारा ट्रैफिक स्मूथली पास होने देता है। डायग्राम के बॉटम में आप एक डॉटेड लाइन देख सकते हैं जो सीपीयू की तरफ जा रही है। इसके ऊपर लिखा है बाईपासेस पीसीआई। यह इस डायग्राम का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। यह दिखाता है कि जीपीयू से जीपीयू का सारा भारी ट्रैफिक सीपीयू या स्लो पीसीआई बस से होकर नहीं गुजरता। सारा हैवी लिफ्टिंग एनवी स्विच खुद हैंडल कर लेता है। यह आर्किटेक्चरल डिजाइन ही है जो एआई मॉडल्स की इतनी फास्ट ट्रेनिंग को पॉसिबल बनाता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन ओवरहेड लगभग 0 हो जाता है। हार्डवेयर को फास्ट बनाने के बाद हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो उस हार्डवेयर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। सोचिए कि आपके पास दुनिया की सबसे तेज कारें हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल और सड़क के नियम सही नहीं होंगे तो क्या वो कारें अपनी टॉप स्पीड पर चल पाएंगी? बिल्कुल नहीं। मल्टी जीपीयू एनवायरनमेंट में इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम एनसीसीएल करता है। एनसीसीएल का पूरा नाम है एनवीडिया कलेक्टिव कम्युनिकेशन लाइब्रेरी। यह एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर लेयर है जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड एआई के लिए ही डिजाइन किया गया है। एआई ट्रेनिंग के दौरान जीपीयू को आपस में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिव्स कहते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट, स्कैटर और सबसे इम्पोर्टेंट ऑल रिड्यूस। ऑल रिड्यूस ऑपरेशन में होता यह है कि हर जीपीयू अपने अपने डेटा पर मैथ कैलकुलेशंस करता है और ग्रेडियंट्स प्रोड्यूस करता है। फिर एनसीसीएल उन सारे ग्रेडियंट्स को एक साथ कलेक्ट करता है, उनका एवरेज या सम निकालता है और वो अपडेटेड फाइनल रिजल्ट वापस सभी जीपीयू को भेज देता है। एनसीसीएल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह टोपोलॉजी अवेयर है। इसका मतलब है कि यह रनटाइम पर खुद ही एनालाइज कर लेता है कि सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है। क्या जीपीयू के बीच एनवीलिंक है, क्या वो पीसीआई से जुड़े हैं, या फिर वो अलग अलग सर्वर्स में InfiniBand के थ्रू कनेक्टेड हैं। यह अपने आप सबसे फास्ट और सबसे कम लेटेंसी वाला रास्ता चुन लेता है। इसके अलावा एनसीसीएल कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशन को एक सिंगल कर्नेल में एक्सिक्यूट करता है, जिससे सीपीयू का इंटरवेंशन पूरी तरह खत्म हो जाता है और परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। यह सीक्वेंस डायग्राम एनसीसीएल के रिंग ऑल रिड्यूस एल्गोरिथम के मैजिक को एक्सप्लेन कर रहा है। टॉप पर आप 3 जीपीयू देख सकते हैं, जीपीयू 1, जीपीयू 2 और जीपीयू 3। सबसे पहले एक नोट है जो कहता है कंप्यूट लोकल ग्रेडियंट्स, यानी हर जीपीयू ने अपने हिस्से का काम कर लिया है। इसके बाद असली कलेक्टिव कम्युनिकेशन शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि एरोज एक रिंग के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, जीपीयू 1 से 2, 2 से 3 और 3 से वापस 1। इस प्रोसेस में डेटा चंक्स में डिवाइड होकर एक सर्कुलर मोशन में नेटवर्क पर ट्रेवल करता है। इस तरीके से कोई भी एक लिंक बॉटलनेक नहीं बनता और बैंडविड्थ का पूरा यूटिलाइजेशन होता है। स्टेप 2 में ये सारे ग्रेडियंट्स एग्रीगेट और रिड्यूस होते हैं और आखिर में बॉटम वाले नोट में क्लियरली लिखा है कि अब सभी जीपीयू के पास सिंक्रोनाइज्ड और अपडेटेड वेट्स पहुंच चुके हैं। यह पूरा लूप इतनी तेजी से और इतनी एफिशिएंसी के साथ होता है कि एआई रिसर्चर को बैकएंड की इस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। एनसीसीएल इस पूरे प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। एक सर्वर के अंदर हमने एनवीलिंक की मदद से जीपीयू को कनेक्ट कर लिया, लेकिन आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए 8 या 16 जीपीयू काफी नहीं है। हमें हजारों जीपीयू चाहिए। इसका मतलब है कि हमें दर्जनों या सैकड़ों सर्वर्स, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ना होगा। यहीं से डेटा सेंटर नेटवर्किंग का असली खेल शुरू होता है। जब हम सर्वर्स के बीच डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में डेटा पहले जीपीयू से सीपीयू में जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल में, फिर नेटवर्क कार्ड में और फिर दूसरे सर्वर तक। इस पूरी प्रक्रिया में भयंकर लेटेंसी आती है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है आरडीएमए, यानी रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
RDMA एक सुपर पावर की तरह है जो एक नोड के GPU को बिना CPU या ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब किए नेटवर्क के जरिए सीधे दूसरे नोड के GPU की मेमोरी में डेटा रीड या राइट करने की परमिशन देता है। इस मैसिव स्केल के कम्युनिकेशन के लिए हम इन्फिनिबैंड या एनवीडिया के स्पेक्ट्रम एक्स ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो अल्ट्रा लो लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है इन नेटवर्क कंप्यूटिंग, जिसे शार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नॉर्मली नेटवर्क स्विच का काम सिर्फ डेटा को रास्ता दिखाना होता है, लेकिन शार्प टेक्नोलॉजी के साथ नेटवर्क स्विच खुद एक मिनी कंप्यूटर बन जाता है। जब अलग अलग नोड से डेटा स्विच के पास आता है, तो स्विच खुद उस डेटा को एग्रीगेट और कैलकुलेट कर देता है। इससे नेटवर्क पर ट्रेवल करने वाला डेटा आधा रह जाता है और हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। यही वो कटिंग एज हार्डवेयर है जो एक आम डेटा सेंटर को एक मॉडर्न AI फैक्ट्री में कन्वर्ट करता है। अब इस आर्किटेक्चरल डायग्राम पर फोकस करते हैं जो मल्टीनोड कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। हमारे पास दो अलग अलग बॉक्स हैं जो नोड 1 और नोड 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर नोड के अंदर एक GPU है जो सीधे नेटवर्क अडेप्टर या NIC से कनेक्टेड है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि GPU और NIC के बीच का एरो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को दर्शा रहा है, यानी CPU पूरी तरह से बाईपास हो गया है। इसके बाद दोनों नोड्स के NIC बीच में मौजूद स्विच से कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन RDMA के थ्रू हो रहा है। सेंटर में जो ऑरेंज कलर का स्विच है वो कोई साधारण स्विच नहीं है, यह एक इन्फिनिबैंड या स्पेक्ट्रम एक्स स्विच है। इस स्विच के नीचे एक लूपिंग डॉटेड लाइन है जिस पर लिखा है शार्प हार्डवेयर एग्रीगेशन। यह इस बात का सबूत है कि डेटा को प्रोसेस करने का काम सिर्फ GPU तक सीमित नहीं है, बल्कि नेटवर्क स्विच खुद उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यह डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है जहां नेटवर्क और कंप्यूट के बीच की लाइन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और पूरा डेटा सेंटर एक सिंगल मशीन की तरह ऑपरेट कर रहा है। नेटवर्किंग हार्डवेयर लगाने के बाद भी हमें कुछ मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि AI का ट्रैफिक नॉर्मल इंटरनेट ट्रैफिक से बिल्कुल अलग होता है। इंटरनेट पर जब हम वेब ब्राउजिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे डेटा फ्लोज होते हैं जिन्हें माइस फ्लोज कहा जाता है। इसके विपरीत AI ट्रेनिंग के दौरान GPU जो डेटा जनरेट करते हैं वो बहुत ही मैसिव और बर्स्टी होता है, जिन्हें हम एलिफेंट फ्लोज कहते हैं। जब ये विशाल एलिफेंट फ्लोज नेटवर्क में एक साथ ट्रेवल करते हैं तो ट्रेडिशनल राउटिंग प्रोटोकॉल्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। अगर दो बड़े फ्लोज एक ही केबल या रास्ते पर आ जाएं, तो ट्रैफिक जैम हो जाता है और पैकेट्स ड्रॉप होने लगते हैं। AI ट्रेनिंग एक सिंक्रोनस प्रोसेस है। अगर एक पैकेट भी ड्रॉप हुआ तो सभी GPU उस पैकेट के रिट्रांसमिट होने का वेट करते रहेंगे, जिसे हम टेल लेटेंसी कहते हैं। इससे करोड़ों रुपए के कंप्यूट रिसोर्सेज बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए हमें लॉसलेस नेटवर्किंग की जरूरत होती है। इसे अचीव करने के लिए हम अडैप्टिव राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अडैप्टिव राउटिंग में हमारा स्मार्ट नेटवर्क स्विच सिर्फ एक फिक्स रास्ता नहीं चुनता, बल्कि वो हर एक पैकेट के लिए रियल टाइम में यह डिसाइड करता है कि नेटवर्क का कौन सा रास्ता सबसे खाली है। इसके साथ ही कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म यह मेक श्योर करता है कि अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो सेंडर अपने डेटा भेजने की स्पीड थोड़ी कम कर ले। और आखिर में परफॉर्मेंस आइसोलेशन आता है। आज के मॉडर्न AI क्लाउड्स मल्टी टेनेंट होते हैं, जहां एक ही सुपर कंप्यूटर पर कई अलग अलग कंपनियां अपने मॉडल ट्रेन कर रही होती हैं। परफॉर्मेंस आइसोलेशन यह गारंटी देता है कि एक यूजर का भारी भरकम AI वर्कलोड नेटवर्क को चोक करके किसी दूसरे यूजर की स्पीड को कम ना कर दे। ये सारी एडवांस्ड तकनीकें मिलकर एक बुलेट प्रूफ AI फैब्रिक तैयार करती हैं। इस ग्राफिक में अडैप्टिव राउटिंग के मैकेनिज्म को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। लेफ्ट साइड से एक मैसिव एलिफेंट फ्लो नेटवर्क में एंटर कर रहा है। यह वो भारी डेटा है जो AI मॉडल्स जनरेट करते हैं। बीच में जो ब्लू कलर का डायमंड शेप है वो हमारा इंटेलिजेंट स्विच है। ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में स्विच बिना सोचे समझे डेटा को एक फिक्स रास्ते पर भेज देता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि स्विच ने एनालाइज किया कि लिंक 1 पर कंजेशन है, यानी वहाँ ट्रैफिक है, तो उसने तुरंत उस ब्लॉक रूट को अवॉइड कर दिया जो रेड क्रॉस से इंडिकेटेड है। इसके बजाय स्विच ने स्मार्टली डेटा को लिंक 2 और लिंक 3 पर डाइवर्ट कर दिया जो बिल्कुल क्लियर थे। इसे हम डायनामिक पाथ सिलेक्शन कहते हैं। इसके बाद दोनों रास्तों से होता हुआ डेटा बिना किसी डिले के अपने डेस्टिनेशन GPU तक पहुंच जाता है। अगर पैकेट्स आगे पीछे भी पहुंचते हैं तो रिसीविंग एंड पर नेटवर्क कार्ड उन्हें वापस सही ऑर्डर में अरेंज कर देता है। यह डायग्राम साबित करता है कि नेटवर्क को सिर्फ एक डम पाइप नहीं, बल्कि एक एक्टिव और स्मार्ट कंट्रोलर होना
चाहिए जो रियल टाइम में डिसीजंस ले सके। हमने इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पर देखा कि कैसे हम एक सिंगल जीपीयू की लिमिटेशन से शुरू होकर एक पूरे डेटा सेंटर को एक सिंगल कंप्यूटर में बदल देते हैं। जब हम एनविलिंग की रॉ बैंडविड्थ, एनसीसीएल की सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस, आरडीएमए की लो लेटेंसी और अडेप्टिव राउटिंग वाले हाई स्पीड स्विचेस को एक साथ मिला देते हैं, तो जो चमत्कार बनता है उसे हम एनवीडिया डीजीएक्स सुपरपोड कहते हैं। डीजीएक्स सुपरपोड कोई साधारण क्लस्टर नहीं है, यह एक टन की एआई सुपर कंप्यूटर है जिसे एआई फैक्ट रीज को पावर देने के लिए ही इंजीनियर किया गया है। आज हम एआई के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पेटाफ्लॉप्स की स्पीड भी कम पड़ने लगी है। हम एक्सास्केल कंप्यूटिंग के एरा में प्रवेश कर चुके हैं। और यह मैसिव कंप्यूट पावर क्यों चाहिए? क्योंकि अब हम ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल्स और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स यानी एमओई आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। एमओई मॉडल्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग का बहुत ही खूबसूरती से फायदा उठाते हैं, क्योंकि इसमें पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करने के बजाय अलग अलग जीपीयू पर मौजूद स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को टास्क असाइन किए जाते हैं। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत ही संभव हो पाया है। आने वाले कल में हम जिस ऑटोनोमस और एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं, जो खुद सोच सकेगा, प्लान कर सकेगा और एक्शन ले सकेगा, उसका फाउंडेशन यही नेटवर्किंग और कंप्यूटिंग फैब्रिक है। बिना इस स्केल के कोई भी नेक्स्ट जनरेशन एआई इनोवेशन पॉसिबल नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डीप डाइव सेशन के बाद आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एआई ट्रेनिंग के सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इस शानदार सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस आखिरी डायग्राम में हम पूरी एआई फैक्ट्री के मास्टर ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं। टॉप पर द एआई फैक्ट्री ब्लूप्रिंट लिखा है, जो एनवीडिया डीजीएक्स सुपरपोड को जन्म देता है। सुपरपोड 3 मेन पिलर्स पर टिका है, जो इस डायग्राम में स्प्लिट हो रहे हैं। पहला पिलर है कंप्यूट, जिसमें हमारे पावरफुल हुपर या ब्लैकवेल आर्किटेक्चर वाले जीपीयू आते हैं। दूसरा पिलर है नेटवर्किंग, जिसमें इन्फिनिबैंड और स्पेक्ट्रम एक्स ईथरनेट शामिल हैं। और तीसरा पिलर है सॉफ्टवेयर, जो एनसीसीएल और नीमो फ्रेमवर्क से पावर है। जब ये तीनों कटिंग एज पिलर्स एक साथ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो मिलकर एक्साफ्लॉप परफॉर्मेंस जनरेट करते हैं, जो डायग्राम के सेंटर में दिखाया गया है। और इसी अनस्टॉपेबल कंप्यूट पावर के बलबूते पर हम ट्रिलियन पैरामीटर एलएलएम और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स को चला पाते हैं। सबसे आखिर में बॉटम में जो पिंक कलर का हाईलाइटेड बॉक्स है, वो हमारी मंजिल है, एजेंटिक एआई और ऑटोनोमस सिस्टम्स। यह डायग्राम इस पूरे ट्रेनिंग वीडियो की एक परफेक्ट समरी है। यह क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग सिर्फ कुछ सर्वर्स को जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा मास्टरपीस आर्किटेक्चर है जो इंसानियत के भविष्य को रीशेप कर रहा है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.